अगर मैं ये कहूँ कि 2026 अमेजिंग ईयर है तो थोड़ी देर बाद आपको ये वीडियो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो जो बवाल मचेगा, जो आपके साथ होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप सुनोगे कि क्या ऐसा होने वाला है, आप अपने प्लैनेट्स के अलाइंड कितना काम कर रहे हैं। दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ नॉट हाउ रियल एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए प्लेसिबो इफेक्ट का भी काम करती हैं। एक कैटेगरी उनकी है जिन्हें पता ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमें करना क्या है। बहुत से लोगों को सवाल भी नहीं पता होता कि हम ऑफिस में आ गए तो पूछना क्या है। रेमेडी इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि आपने किया और अचानक से प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई। तभी मैंने बोला कि जिन जिन की नीयत साफ़ है ना, भगवान उनकी हमेशा इतना देता है उनको कि इनकी नीयत बिगड़ेगी कहाँ। प्रश्न कुंडली वर्क्स वेरी वेल। तो जिस समय जो है वो आपके पास कोई कॉल आया है उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स उससे आते हैं। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। क्या आपको भी मोबाइल में एस्ट्रोलॉजी के जब वीडियोस आते हैं तो देखकर डर लगता है और ऐसा लगता है दुनिया बस अभी खत्म होने वाली है? तो यहीं ठहर जाइए। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी गेस्ट है आपके इसी डर को दूर करने वाली हैं। बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा कौशिक जी आपका। थैंक यू सो मच नीति जी फॉर हैविंग मी हियर। और टैरो कार्ड भी आप देखते हैं। तो ये बताइए कि आजकल ऐसा लग रहा है कि हर तरफ बस डर का माहौल है और सारी जो ज़िंदगी है नंबर्स में आकर सिमट गई है। 2 नंबर बहुत इमोशनल होते हैं, 8 नंबर बहुत खतरनाक है। तो क्या है इस सब के पीछे और क्यों है? देखिए, बेस तो न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स आर एवरीवेयर। आप देखिए हमारी आइडेंटिफिकेशन, जिस घर में हम रहते हैं उसके भी नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर भी हमारा है, डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है, हम साल ब साल, हम तारीख की बात कर रहे हैं, आज दिन है तो आप एक नंबर की बात करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। पर आपके सवाल को मैं बेस जो समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप सोशल मीडिया वाली न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर्स जो आपने बात कही बहुत सही बात है कि अब दुनिया जो इतना सुन के ना, थोड़ी मुझे लगता है कि अजम्पशंस भी हो गई हैं कि ये ना शख्स नंबर 2 है तो ये इमोशनल ही होगा। बट जब हम सामने बैठते हैं, बात करते हैं, तो नंबर 2 वाला बोलता है कि मैंने बहुत समय से प्रैक्टिकल में हूँ, कि मैंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं, मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ जितना दुनिया मुझे समझ रही है। नंबर 8 वालों की ज़िंदगी, आपने कहा लोग ये सही है कि लोग उलझे हुए रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नंबर 8 हैं, शिल्पा शेट्टी नंबर 8 हैं। तो ये नंबर 8 बहुत सक्सेस भी लेकर जा सकता है। कन्फ्यूजन कहाँ है? जब हम सबको एक ही लेंस, एक ही नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे बात करूँ ऑरेंज फ्रूट की, तो अगर आप आंखें बंद करके ऑरेंज के बारे में सोचेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी शेप ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है। क्या हर ऑरेंज उतना ही वैसा ही मीठा होगा? ऑरेंज की अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप कहोगे खट्टा मीठा सा फ्रूट है, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। पर कोई ऑरेंज आपके हाथ लगा, आप उसे कहते हो कि बहुत मीठा है, पर वो किसके कंपैरिजन में मीठा है? एक ऑरेंज के कंपैरिजन में ही। आप उसे एप्पल से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर नंबर एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर 2 जो हैं वो इमोशनल ही होंगे। पर हाँ, जब आप, जैसे मैंने कहा कि एक टेस्ट, एक ऑरा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको नंबर 2 में ये ज़रूर दिखाई देगा कि ये किसी शख्स, किसी सिचुएशन के बारे में सोचते ज़रूर हैं। ऐसी जस्ट कहते ना ब्रश अवे या अपने बाल जुल्फ़ें गिरा दी, वैसा नहीं होता। किसी के बारे में सोचते हैं तो अच्छे तरीके से सोच के डिसीजन लेना चाहते हैं। अब अगर अफ्लिक्टेड होगा तो फिर सोचते ही रहेंगे, उन्हें उस लूप में से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो रील्स में नंबर के जो प्रेडिक्शंस होते हैं, कितना सच है या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है? देखिए, सोशल मीडिया कितना, अगर हम ये बात करें तो आप अपने सारा दिन आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप सोशल मीडिया पे जाते हैं। इनफैक्ट जब मैंने टैरो, मुझे याद है मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैंने तो टैरो को विद्या की तरह लिया और उससे सही, मतलब उससे प्रेडिक्शंस जो हैं वो कैसे की जाती है इस बारे में सीखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बुरा उस समय लगता था जब मुझे इवेंट्स के लिए कॉल आते थे कि आप शादी पे आ जाइए, आप जो है वो किसी कॉलेज फेस्ट पे आ जाइए, वहाँ टैरो रीडिंग कर दीजिए।
वहाँ पर कौन सीरियसली अपना सवाल पूछना चाहेगा? तमाशा बनाने के लिए। एंटरटेनमेंट। आप ये एंटरटेनमेंट। देखिए कि आज का सत्य क्या है कि एस्ट्रोलॉजी का कॉलम भी, जो डेली हॉरोस्कोप कॉलम है, तो वो एंटरटेनमेंट पेज, फन पेज पर ही आता है। राइट। बिकॉज पीपल डोंट वांट, आप सोशल मीडिया पे जाके डरने, तो वो तो नहीं, सीरियसनेस के लिए नहीं जा रहे हो, आप रिलैक्स होने के लिए जा रहे हो। तो वहाँ कोई अगर आपके नंबर की तारीफ करता है कि आप इमोशनल हैं, आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर बुरा नहीं लगता। लगता है कि लाइफ में, मुझे लगता है, बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। बट देन दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी, दैट इज नॉट हाउ रियल एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। लेकिन अगर आप देखिए कि वही रील वायरल होते हैं जो आपको डराते हैं, ये भी तो बात है। जो शुद्ध सच्ची एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो स्लो चलते हैं और उतनी वायरल नहीं होते जितने कि ये डराने वाले कि 2026 में दुनिया खत्म। तो आप देखिए कितने वायरल हो रहे हैं। ऐसा पर डर सिर्फ ज्योतिष का तो नहीं है। आप लॉयर्स, आप डॉक्टर्स, डरा, एक्चुअली आप तो नीति जी मीडिया लाइन से हैं, सो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि डर ही बिकता है। बिकॉज वो जिस तरीके से, सनसनीखेज तरीके से सेंसेशनलाइज चीज़ों को किया जाता है, तो आपकी अटेंशन आती है। अगर मैं ये कहूँ कि 2026 अमेजिंग ईयर है, तो थोड़ी देर बाद आपको ये वीडियो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर आपने ये काम नहीं किया, तो जो बवाल मचेगा, जो आपके साथ होगा, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप सुनोगे कि क्या ऐसा होने वाला है। तो बस यही डिफरेंस तो है। कभी कभी क्या हम एस्ट्रोलॉजी को एक एक्सक्यूज की तरह भी लेते हैं कि करियर में कुछ बात नहीं बन रही है या फिर रिलेशनशिप में कुछ इशू आ रहा है, तो भाई हमारा तो टाइम ही खराब है, इस तरह से भी उसके पीछे छुप जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के पीछे? आई लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम इट ऑन स्टार्स। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं हो रही, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि शायद मेरे सितारे ही खराब हैं। और बहुत लोग, दुनिया, मुझे लगता है ये कहती भी है कि शायद समय ही खराब चल रहा है। एक तरीके से मुझे ये लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ GPS समझें, अच्छा, कि आपको अगर कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, तो बेसिकली ना, इसको मैं समझाने के लिए मैं ये इस तरीके से लेती हूँ कि कई बार हम किसी एक चीज़ के पीछे बहुत बुरे तरीके से पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो दिन रात, मुझे लगता है 24 घंटे में शायद 48 घंटे की मेहनत करते होंगे UPSC क्रैक करने के लिए। उससे ज़्यादा मेहनत कोई शख्स कर नहीं सकता। पर इतनी मेहनत के बावजूद अगर उसका UPSC क्रैक नहीं हुआ, इसका मतलब सितारों का कोई बहुत बड़ा रोल था। पर मैंने ओवर द इयर्स ये चीज़ सीखी है इस लाइन में आने के बाद, कि वो आपके लिए एक लेट डाउन वाला फेज़ नहीं था। वो फेज़ ये था कि आपने मेहनत करनी सीखी। जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज एक UPSC स्टूडेंट के पास है, वो इस समय और किसी स्टूडेंट के पास शायद ही हो। तो जितनी आपने ये रिसर्च की, जितनी आपने मेहनत की, उसने आपको ज़िंदगी में तरक्की भी दिलाई। बहुत लोगों को की कुंडली जो है वो ये कहती है कि अगर आप इंडिया में रह गए तो आपको सरकारी खजाने से धन मिलने के योग हैं, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं। अगर आप किसी कारणवश इस योग को नहीं आप जो है फलित कर पाते, यानी आप जो है वो उस दौरान आपके एफर्ट्स नहीं हैं, तो लोगों को यही सक्सेस विदेश में जाकर भी मिलती है। सो इट्स ओनली अबाउट कि आप अपने प्लैनेट्स के अलाइंड कितना काम कर रहे हैं। आप किसी की भी मेहनत को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेहनत से ही काम हो रहा है। सितारों का बहुत बड़ा रोल है। और एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है इसीलिए इसको गाइडेंस, एक डिवाइन लाइट जो है, गाइडेंस वाला सब्जेक्ट जो है वो कहा गया है। क्योंकि अगर हमें समझ आ जाए कि जिधर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर सितारों का प्लान वैसा ही है, तो उस मेहनत से रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, वरना फ्रस्ट्रेशन आएगी। कई सारे लोग होते हैं कि वो सालों मेहनत करते रहते हैं, अपना वो चार्ट बना कर रखते हैं, फोकस भी रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल रही है। तो क्या उसमें कुछ किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो कि उन्हें सक्सेस मिले? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई शख्स बिजनेस के लिए बना है, पर वो नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ देता ही जा रहा है। लेकिन अगर वो बिज़नेस के लिए एक एफ़र्ट करे, किसी से भी आपने बात की, घर में आपने बात की कि मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, और घर वालों ने कहा कि लो आपको 5 लाख में हम देते हैं, आप शुरू करो। वो 5 लाख से वो 5 करोड़ बना सकता है, उसका सितारे अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो। पर वो फेज़ आपने रियलाइज़ नहीं किया और आप नौकरी के पीछे लगते रहे, तो फिर आप 5 जगह इंटरव्यू दें या 500 जगह इंटरव्यू दें, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। और अगर नौकरी मिल भी गई तो फिर वो टिकेगी नहीं, आप ना टिक पाएँ या लोग आपको ना रखना चाहें। तो इसलिए मुझे तभी मैंने कहा कि अगर हम सितारों के मैप को समझ लें और उस अकॉर्डिंगली अगर अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करें, हमारी जब दशाएं चेंज होती हैं
तो एक ग्राफ चेंज होता है। हम नए साल के इंतज़ार करते हैं ना, ये साल बदला है, पर साल तो बहुत बार बदल रहा है। 2026 की हम जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कह रहे हैं कि अब ये साल नया है, पर विक्रम संवत बदलेगा, शक संवत जो है वो बदलेगा। तो जब साल बदलते हैं, आप चाइनीज़ देखिए, चाइनीज़ न्यू ईयर जो कैलेंडर है उनका डिफरेंट है, जो मुस्लिम इस्लामिक कैलेंडर है वो डिफरेंट है। तो कुदरत तो हमें कई मौके देती है नया साल सेलिब्रेट करने की। उसी तरीके से आई थिंक यूनिवर्स ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ एज वेल। तो आपके हिसाब से इंटेंशन कहाँ ख़त्म होता है और एफर्ट कहाँ से शुरू होता है? आई थिंक आपका सवाल मैनिफेस्टेशन को लेकर है। राइट। मुझे ना, जब भी मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ तो मुझे कबीर दास जी का दोहा याद आ जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर वो जो ऋतु है वो आपके लिए वो दशा है जब आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है और आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट इंटेंशन जो हमारी है, इट इज़ लाइक एन इग्निशन। एफर्ट जो हमारा है वो इंजन है। तो गाड़ी जो है वो दोनों के मिला के ही चलेगी। तो इसीलिए कहीं पर इम्बैलेंस अगर हुआ तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए मैं, शायद बहुत लोग खुश नहीं होंगे ये सुन के, बट मैं बहुत ज़्यादा कि आप ये बोलते रहें, ये चैंट करते रहें, इससे ये होगा, उससे ज़्यादा आई बिलीव कि इंटेंशन रखें। शबरी को पता था कि श्री राम आएंगे, मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी ये बात कि उन्हें ये नहीं पता था कि राम कब आएंगे, पर ये पता था कि राम आएंगे ज़रूर। उन्होंने क्या किया, शिद्दत से रास्ता भी रोज़ साफ किया, राम के आने का इंतज़ार किया। कंसिस्टेंसी डेफिनेटली पेज टू मैनिफेस्ट। लेकिन आजकल जो जिस तरह से बना दिया है कि आप एक बोर्ड बना लें और आप सोते वक्त भी वही चीज़ मैनिफेस्ट करें और जागे तो बस वही मैनिफेस्ट करें, और बहुत सारे लोग ऐसे दिखते भी ये वीडियोस में कहते हुए कि मैं तो बस मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ और मेरी सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो क्या उनका अच्छा टाइम आ गया है या वो सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने के लिए बोल रहे हैं, या सचमुच कुछ ऐसा है? देखिए, एक तो ऋतु जिसका मैंने बात किया कि ऋतु आए, तो उनकी ऋतु आ गई होगी, इसीलिए जो है वो उनके काम जो है वो बन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए प्लेसिबो इफेक्ट का भी काम करती हैं। यू नो कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मुझे एक अच्छी कार लेनी है, मैंने इसे मैनिफेस्ट किया था, पर कार तब आएगी जब मेरी कमाई अच्छी होगी, जब मेरा काम ऐसा होगा। तो नीयत अगर साफ़ है तो कहते हैं कि मैंने तो घर से सुना है हमेशा कि रब जो है वो कभी कमी रखता नहीं है। अगर नीयत साफ़ है, वो आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा देकर देखता है, बार बार टेस्ट भी करता है कि इसकी नीयत बिगड़ेगी कहाँ। अच्छा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत लोग जो कर पा रहे हैं चीज़ें, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी। हम कितनी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया में खासकर यंग ऑडियंस को सीखनी चाहिए, वो ये आप डिसीजन फटीक को कम करने के तरीके जो लोग बता रहे हैं कि लोग एक ही तरीके के कपड़े जो है वो पहनते हैं रोज़, एक ही तरीके का खाना खाते हैं ताकि डिसीजन फटीक को कम किया जाए, बिकॉज उनका गोल बहुत अलाइंड है कि उन्हें ज़िंदगी में चाहिए क्या। बट हमारे यहाँ खूबसूरत बात यह है कि मेरे पास ऑफिस में भी जितने कॉल्स आते हैं या जितने हम लोग कहीं लोग मिलना चाहते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं, उन्हें यही नहीं पता हमें चाहिए क्या। तो जब हमें यही कंफ्यूजन होगी, शबरी का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो उनकी इच्छा एक ही थी ना, श्री राम से मिलना। शी वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट हर गोल, तो इसलिए राम आए और राम मिले भी। राइट। तो जैसे आपने कहा कि उनको, लोगों को खुद ही नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग क्वेरीज लेकर आते होंगे, लेकिन आजकल कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी एआई आ गया है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो क्या वो सही तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जिस तरह से लोगों को खुद क्लैरिटी नहीं है, किस तरह से फिर आप इसे देखते हैं कि एआई या सॉफ्टवेयर के थ्रू एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करना कितना सही है? देखिए, आई एम एन इंजीनियर। अच्छा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड यूके से मैंने एमबीए किया है। तो इसलिए टेक्निकली चीज़ों के साथ खेलना मेरा शौक भी है, हॉबी भी है, प्लस पढ़ाई भी रही है तो सीखा भी है। इसलिए एआई को हम भी बहुत ऑफिस में कई बार जो है वो ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी चीज़ें एआई बताता भी है, लेकिन पूछने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उसने पूछा कैसे। एआई वही दिखाएगा जो आपने पूछा, आपने प्रॉब्लम पूछी तो उसने प्रॉब्लम बताई, वो सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा। एआई को बताना पड़ेगा कि आपको ह्यूमनाइज होके सोचना है, इमोशनली मुझे ये बात कहनी है। तो एस्ट्रोलॉजी के केस में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूँ कि मशीन को, टेक्नोलॉजी को बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो इंसान के दिमाग को कैसे ये टेक्नोलॉजी सुपरसीड कर सकती है।
तो मतलब उसमें भी जैसे बाकी फील्ड में कहते हैं कि एआई के साथ साथ ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी में भी आप यही कहेंगे कि ह्यूमन टच के साथ अगर एआई यूज़ करते हैं तो नीति जी, मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि लोग जब मुझे ऑफिस में मिलने आते हैं तो सिर्फ प्रेडिक्शन सुनने नहीं आते। इंसान किसी कन्फ्यूजन में है, इंसान कुछ प्रॉब्लम में है, तो उसे हिम्मत भी चाहिए उस वक्त। राइट। तो आपका ऑरा बहुत मैटर करता है। इंसान जो भी, हम एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि जो शख्स मुझसे मिला है अगर वो रोते हुए आया है तो कम से कम ये बोझ उससे, उसकी ज़िंदगी से दूर होना चाहिए कि दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, मैं इस पर निकल सकता हूँ। तो ये अभी एआई को ये डर निकालने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि उतना जितना उन्होंने चिट्ठी लिखनी है ना, वो पढ़ने की हिम्मत किसी के पास होगी नहीं, वो पेशेंस नहीं होगी कि उसको बारीकी से जो है वो पढ़ा जा सके। आपने एक बहुत सही कहा, लोगों को कई बार डायरेक्शन चाहिए होता है, बाकी वो चीज़ें खुद कर लेते। कई बार दो इक्वली गुड ऑप्शंस आते हैं और विच वे टू गो, एक वो होता है कि ये करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किसमें, तो वो शायद आप थोड़े प्रेडिक्शंस के थ्रू उन्हें गाइड कर सकते हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा हम जैसे नंबर्स की बात करें या हम असेंडेंट्स की बात करें तो हर शख्स आपसे एडवाइस भी लेने नहीं आता। एटलीस्ट यू नो माई टीम हु इज़ वॉचिंग दिस या हु इज़ मैनेजिंग इट, वो ज़रूर इस चीज़ को कह सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए वो मुझे लिखते भी हैं कि आपसे मिलना इज़ जस्ट लाइक अ थेरेपी, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं कोई उपाय बताऊंगी इन्होंने करना नहीं। तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ सुन के कि हम अलाइंड हैं, कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ वो सही है, दिस इज एनफ फॉर अस। लेकिन बहुत से लोग, पहले एक कैटेगरी उनकी है जिन्हें पता ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमें करना क्या है। बहुत से लोगों को सवाल भी नहीं पता होता कि हम ऑफिस में आ गए तो पूछना क्या है। कुछ लोग वो हैं जिन्हें पता है पर शुरुआत कहाँ से करनी है ये जरिया नहीं मिल रहा। कुछ लोग वो हैं जो शुरू कर चुके हैं पर आगे स्टैग्नेशन आ गई है, तो आगे क्या करना है ये नहीं पता। कुछ को पता है कि हम कर रहे हैं, सब सही भी चल रहा है, पर आगे चलेगा या नहीं, इनसिक्योरिटी परेशान कर रही है। सो देयर इज अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल दैट यू इंटरैक्ट। हर लेवल पे एक गाइडेंस जो है वो हेल्प करता है ना किसी तरह से है। बट मैं ऑफिस में कई बार चीज़ हंसती भी हूँ कि अब ज़माना कुछ इस तरीके का हो गया है कि जब हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं और अगर रिपोर्ट सही आए तो हमें लगता है पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि कुछ आया तो है नहीं और हमने जो है वो 5-7 हज़ार ब्लड टेस्ट पे लगवा दिए, तो सब ठीक था। सो एंड आई लव दोज फेसेस इन ऑफिस ऑल्सो कि जब मैं बोलती हूँ सब ठीक है, कि बाकी आपके मन के वहम बनाए हुए हैं आपने, तो उनको लगता है यार पैसे वेस्ट हो गए, कुछ डराया ही नहीं इन्होंने, तो कहा ही नहीं कि हम जिस डर के साथ आए थे वो सही था। हाँ, जैसे आपने रेमेडीज़ की बात की तो कितनी हेल्प करती हैं? आप कहते हैं कि लोग आते हैं, पूछते हैं और आपको पता है कि वो रेमेडीज़ करेंगे नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, तो क्या अगर वो फॉलो करते हैं रेमेडी तो क्या उनके सच में लाइफ में चेंज आता है? कोई ऐसे हैं जो आपको पलट के बताएं कि आपने ये रेमेडीज़ बताई थी और मेरे साथ ये ऐसा अच्छा हुआ, ऐसा कुछ वर्क करती है रेमेडीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेमेडी इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि आपने किया और अचानक से प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई। रेमेडीज़ को हम ये कहें कि किसी को थायराइड डिटेक्ट हुआ है, आप जब थायराइड की दवाई लेंगे तो थायराइड डाउन आएगा, थायराइड खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा उस चीज़ का, पर उसका इफेक्ट जो है वो कम होगा। प्लस उसके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं थायराइड के कारण आपकी बॉडी में, जो आप रियलाइज नहीं, और बाकी वो सब चीज़ें नहीं होंगी जब आप उसका एक सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो सिमिलरली किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, किसी के पास लॉसेस जो हैं वो किसी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर किसी एक उपाय से उसकी, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि वास्तु की तरह कि एक इनलेट है और एक आउटलेट है, तो आपकी सैलरी आई और आपका आउटलेट जो है वो खुला है, तो आते ही वो ड्रेन हो गई, ज़्यादा खुला है तो वो ड्रेन हो गई, तो है ही नहीं। रेमेडी से अगर हम उस आउटलेट का मुंह छोटा कर सकते हैं, ड्रेनेज तो होना ही है क्योंकि उसकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, पर अगर उस आउटलेट का मुंह छोटा हो रहा है तो एटलीस्ट वो पैसे का जो फ्लो एकदम हो रहा था वो रुक जाएगा। पर साइड इफेक्ट क्या है, जब पैसा नहीं रुकेगा तो आपकी फ्रस्ट्रेशन परिवार पे भी झलकेगी, भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप जो है वो तड़पते रहते हो। सो यू नो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि पैसा नहीं रुक रहा, बट एक फैमिली जो गो थ्रू करती है वो शायद मैं रोज़ देखती हूँ। तो क्या कोई ऐसी भी कुछ टिप्स होती हैं जिससे कि जो पैसा आने का जो जरिया है वो बड़ा कर सके? देखिए, ये इंस्टेंट रेमेडीज तो नहीं करती, उसके लिए तो फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने जो घर से अपनी चीज़ सीखी है कि पैसा हमेशा आता है, नीयत साफ़ होनी चाहिए
कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी मैंने बोला कि जिन जिन की नीयत साफ है ना, भगवान उनकी हमेशा इतना देता है उनको कि इनकी नीयत बिगड़ेगी कहाँ। अच्छा, टेस्ट करते हैं। तो आपके फादर भी एस्ट्रोलॉजी में रहे हैं और बहुत रिनाउंड वो रहे हैं, तो उनसे क्या सीखा आपने? मेरी खुशनसीबी है कि आई एम हिज डॉटर, क्योंकि लोग उनसे मिलने को तरसते हैं और मुझे डेली लंच करने को मिलता है उनके साथ, तो हम इकट्ठे ही बैठते हैं ऑफिस में। मैंने अपने फादर, मैंने जो भी सीखा है यू नो एज अ पर्सन ऑल्सो एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, सब उनसे सीखा है। सो बहुत सालों से वो टेलीविज़न पे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा प्राउड महसूस होता है कि जब मैं टेलीविज़न जब भी जाती हूँ और किसी नए शख्स के साथ अगर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ हमारी इंडस्ट्री से ही, द मोमेंट दे गेट टू नो कि मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा की डॉटर हूँ, अचानक से ना एक स्पार्कल उनकी आईज़ में मुझे नज़र आती है कि अरे वाह, आप तो प्रेम जी की बेटी हैं। तो वो बहुत प्राउड महसूस होता है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अगर किसी ने सही मायने में नाम कमाया है, सो माई फादर इज़ आई थिंक टॉपिंग द चार्ट्स राइट नाउ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई एम, हु आई एम एंड वट एवर आई हैव लर्नड इन आर फील्ड ऑल्सो, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि उन्होंने मुझे ये डर वाली एस्ट्रोलॉजी ना कभी सिखाई ही नहीं, इसीलिए मैं कभी इससे रिलेट भी नहीं कर पाती। मैंने कभी उनसे क्वेश्चन भी नहीं किया, उल्टा मजाक मैंने बहुत बार किया है कि ये तो आपने मेरे कोर्स में रखा ही नहीं था जो यहाँ पे चल रहा है। आई हैवंट स्टडीड दिस सो फार। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास गुरु अच्छा हो ना, तो आपकी ज़िंदगी सच में बहुत बेहतरीन हो सकती है। अब जैसे हमारे पॉडकास्ट में ऐसे लोग आते हैं जो दिल की सुनते हैं, तो आप इंजीनियरिंग कर रही थी, आपने MBA किया फॉरेन से, और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी में आई, तो ये दिल की पुकार आपको कब आई और ये शिफ्ट कब आया, कैसे आया? मुझे लगता है उससे पहले व्हाट आई बिलीव कि आप ज्योतिष को नहीं चुनते हो, ज्योतिष आपको चुनता है। राइट। और मेरे फादर इतने रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्हें पता था कि आना तो इसने इसी में है, पर उन्होंने जो भी मैं करना चाहती थी वो मुझे करने से कभी रोका नहीं। तो पढ़ाई में भी अदरवाइज़ अगर मुझे ज्योतिष ही करना था तो फिर मुझे इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे विदेश जाने की क्या ज़रूरत थी। बिकॉज ही वॉन्टेड कि मैं अपने कि अपने एक्सपोजर को और ज़्यादा ओपन करूँ। आज जब लोग प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उन्हें लगता नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो इसलिए ये हमारा तो नहीं बताएंगी, खुद लॉजिकल नहीं बताएंगी। शायद यही वजह है कि आपको जब हम टीवी पर भी देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर आप आती हैं, तो जो आपके आंसर्स होते हैं बड़े लॉजिकल होते हैं और आप बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करती हैं। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। पर होता क्या है कि सो जब मैंने अपनी पढ़ाई की और मेरे फादर ने कहा कि ये कि तुम जो कह रही हो वो सच होता है, तो फिर क्यों नहीं इस चीज़ को तुमने प्रोफेशनली क्यों नहीं लेना। तो जो आप इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो मैंने हमारे घर के जो ऑफिस में मेरे फादर के वेटिंग एरिया में लोगों को कहते हुए बहुत सुना। तो अक्सर लोग जो है वो, जब मुझे ये लगता था कि ये चीज़ से तो मैं नहीं रिलेट कर सकती कि क्यों, मतलब शनि ऐसा ही करेंगे, राहु ऐसा ही करेंगे, तो ये मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगी। फिर धीरे धीरे व्हेन आई स्पोक टू माई फादर ओपनली कि मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ये शनि राहु के चक्करों में नहीं पड़ना, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष को पढ़ के देखो। उन्होंने अपनी लिखी हुई मुझे कुछ किताबें दी थी जो उस टाइम प्रिंट नहीं हुई थी। अच्छा। सिर्फ जो है वो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो तुम इसे प्रूफ रीड कर लो, एडिट कर दो, कोई चेंजेस इसके अंदर है तो कर दो। राइट फ्रॉम बेसिक्स वो मुझे किताबें इस तरीके से देते गए, मुझे अब समझ में आता है कि इसे प्रूफ रीड करने के चक्कर में वो चीज़ मुझे समझ आती गई। और जब मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं थी तो मैं जाके पूछती थी कि ऐसा लिखा है कि ये सही लिखा है या नहीं, मुझे फैक्ट्स कैसे पता होंगे। बहुत सटल वे में उन्होंने ज्योतिष को मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो वहाँ से इंटरेस्ट भी बनना शुरू हुआ। और फिर मज़े मज़े में आप क्या करते हो, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे जो हैं, तो तब अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मैंने कहा कि तुम ज़रा मुझे दे के देखो, मैं करके देखती हूँ। अब उनके लिए क्या होना था कि समवन हु स्टडिंग विद देम, आप अगर उनके लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हो तो वो बोलते थे ठीक है कि क्यों हमें इन चक्करों में फंसा रहे हो। बट वंस द मोमेंट दैट हैपेंड they were the first ones to call कि ये हो गया, तुझे कैसे पता था? Because no one knew कि I was reading it, everybody knew कि मैं सिर्फ डॉक्टर शर्मा की डॉटर हूँ। वहाँ से ही शुरुआत, तभी मैंने बोला ज्योतिष आपको खुद चुनता है। एंड
डैडी को तो पता था कि इसने आना इसी लाइन में है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो टाइम टू टाइम उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते मैं गए। कहूँगी कि आपके फादर की कुछ अच्छी बुक्स भी आप रेकमेंड करिए, अगर कोई ज्योतिष में एंटर करना चाह रहा है और सही तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, तो कुछ जो बुक्स आपने पढ़ी हूँ आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। मैं तो रेकमेंड करना चाहूँगी सैटर्न द सेलेस्टियल प्योरीफायर। ये क्योंकि शनि से बहुत लोग डरते हैं, और कोइंसिडेंटली आज आपने और मैंने ब्लैक ही पहना हुआ है तो अगर आप वो किताब पढ़ें तो आई थिंक शनि से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स एंड डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अभी हमने दोनों ने मिलके एक बुक जो है वो लिखी है राहु एंड केतु के ऊपर, जो पिछले साल ही आई है। तो आई थिंक उन्हें उसे भी अगर आप पढ़ते हैं तो राहु केतु से जुड़े हुए भी मिथ्स आपके जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, क्योंकि अक्सर लोग डरते ज्योतिष में इन्हीं के लिए हैं, राहु केतु। तो मेरे सवालों की लिस्ट में भी ये है, और अगला सवाल भी यही था कि शनि से लोग इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि मेरे तो लाइफ के सारे अच्छे काम सैटरडे को हुए हैं, और मैंने आज जानबूझकर ब्लैक पहना कि ब्लैक को क्यों इतना मना किया जाता है ज्योतिष में, क्यों डराते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल। मुझे नहीं लगता कि लोग शनि से डरते हैं, मुझे लगता है कि शनि की एक इंटरप्रिटेशन से डरते हैं कि शनि दुख, ग्रीफ, पीड़ा, सफरिंग, डिले इनके कारक हैं। लेकिन दूसरी जो इंटरप्रिटेशन है शनि की, वो शायद लोग समझ नहीं पा रहे पता होने के बावजूद। क्या है? शनि डिसिप्लिन, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि परसिवरेंस, शनि कंसिस्टेंसी, शनि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के कारक हैं। अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले जब बात कर रही थी तो मैंने कहा कि शनि जो मकान बनाएगा वो सॉलिड फाउंडेशन वाला बनाएगा, वो किसी भी मौसम में गिरेगा नहीं। तो इसलिए शनि डिले जो लेकर आते हैं वो इसलिए क्योंकि जो अच्छी चीज़ बनेगी वो समय लेकर बनेगी, और जो समय लेकर बनेगी वो जल्दी गिरेगी नहीं, स्टेबल होगी। बट जो आपका था, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड कि डर जो है वो सैटर्न के जो के साथ जो कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, नंबर 8 एंड ब्लैक कलर, उससे तो डर बहुत ही ज़्यादा फैलाया गया है। और चलिए आज आपके माध्यम से इस डर को दूर कर देते हैं। आई थिंक एवरीबडी शुड हियर दिस आउट। श्री रामलला की मूर्ति अयोध्या में किस साल में स्थापित हुई थी? अभी 2024। 2024 का टोटल क्या था? 8। किस रंग की मूर्ति है? काले रंग की। तो अब तो ईश्वर साक्षात जो है वो आ गए कि इस डर को जो है वो दूर किया जाए। जब वहम ईश्वर को नहीं तो हमें किस बात का। एंड आई थिंक इस बार जो है वो श्री रामलला खुद कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे नहीं, आपके सामने खड़ा हूँ आपसे पूछने के लिए कि इस डर से उठेंगे कब। राइट। राहु केतु से भी बहुत डराते हैं लोग, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, इन लोगों को भी बहुत लगता है कि अरे हमें 10 आइडियाज़ आ रहे हैं। मेरा भी 4 नंबर है राहु का, तो पहले तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते, तो उसका क्या डराने का क्या है, क्या ये भी कुछ हेल्प करता है? देखो, राहु केतु नोड्स हैं, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो दे आर लाइक गोल पोस्ट्स। सारी लाइफ इन दोनों के बीच में है। तो राहु जो है वो अटैचमेंट है और केतु जो है वो डिटैचमेंट है। राहु जितना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपको लेके जाएगा स्पिरिचुअली, आप केतु जो है वो उतना ही आपको वहाँ से जो है वो हटाने की कोशिश करेगा कि आप स्पिरिचुअल, असली सोल पर्पस लाइफ का क्या है, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन रखना। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में पूरी जिंदगी है। अच्छा। आप अच्छे एक्टर, अच्छे पॉलिटिशियन का तो राहु अच्छा होना चाहिए ही चाहिए ना। और राहु जब भी ग्रोथ देता है, एक्सप्लोजिव ग्रोथ देता है। अब इंसान को पैसा भी एक्सप्लोजिव चाहिए, ग्रोथ भी जो है वो एक्सप्लोजिव चाहिए, सक्सेस भी एक्सप्लोजिव चाहिए। तो फिर राहु से प्यार कैसे ना हो? राहु के बारे में आप बुरा बोलें तो राहु बोले अच्छा मैं तुम्हें दूं क्यों, तुमने कुछ अच्छा बोला नहीं। सही बात है। सो इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक इट इज़ हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सुन सुन के अगर हमने अपने मन में कोई बात बैठा ली है तो फिर उससे तो डरेंगे ही। बहुत लोग जिनका नया नया एक्सपीरियंस होता है एस्ट्रोलॉजी से, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, वो आके बोलते हैं मनीषा जी हमारी कुंडली में राहु है। मैं बोलती हूँ मेरे में भी है और भी प्लैनेट्स हैं। सो बिकॉज आपको किसी ने राहु से डरा दिया, सो यू अंडरस्टैंड कि राहु जो है वो बुरा ही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब चीज़ें डर की ही हैं। किसी की कुंडली में हो सकता है कि राहु अच्छा ना प्लेस्ड हो, लेकिन उसे अकॉर्डिंगली बाकी अगर प्लैनेट्स तो अच्छे हैं ना, 9 में से अगर एक सही नहीं है तो 8 को चैनलाइज करो। आपको लाइफ में एक प्रॉब्लम ही क्यों देखनी है? अपनी स्ट्रेंथ्स बाकी जगह भी तो पैदा की जा सकती है ना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मतलब राहु तो 9 ग्रह तो सबकी ही कुंडली में होंगे, राहु केतु शनि शुक्र सब होंगे, बस उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है और कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ये शायद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर गाइड कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इसे
कर्मा अलाइनमेंट हम कह सकते हैं। बेसिकली अपने कर्मों को हम अगर, जब हमारी दशा चेंज होती है, अगर हम उस अकॉर्डिंगली काम करना शुरू हो जाएं तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, सक्सेस जल्दी मिलती है, खुशी जल्दी मिलती है। अदरवाइज हम अगर वही सेम पैटर्न्स में जो है वो रिपीट करते रहें, जैसे हम आज से, अगर आप जैसे आप स्कूल में थे, अगर आप वैसे ही अगर लाइफ को अभी अप्रोच करें तो आपको लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं। बस कुछ चीज़ों के लिए हमें लाइफ में ग्रो करना पड़ता है, विद टाइम टू टाइम वो ग्रोथ होती है। राइट। तो अलग अलग नंबर के लिए अगर हम 2026 में देखें तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप कुछ गाइड कर सकें तो जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 तो साल की शुरुआत ही नंबर 1 है। 2026 इज़ द नंबर 1 ईयर। तो आपको बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलेंगी, आपके अंदर हैं भी, लेकिन उसके लिए अगर आप इनसे इनकैश करना चाहते हैं तो आपको सूर्य जैसा बनना होगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। शोइंग अप डेली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़, सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के मन में उनके लिए ओपिनियंस क्या हैं, तो वो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। नंबर 2 वालों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय में, वो ओवर थिंकिंग मोड से बाहर आना। जितना प्रैक्टिकल, जितना ग्राउंडेड और जितना डिटर्मिनेशन के साथ आप इस साल आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी। नंबर 3 वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये साल बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर हम हिंदू पंचांग के हिसाब से बात करें तो इस साल के राजा जो हैं वो गुरु होंगे। तो नंबर 3 यानी कि द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ, आप अगर मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर कम्युनिकेशन PR सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जहां नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्लस आपके काम को भी रिकग्निशन मिलेगा। नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है, आपके लिए ये साल थोड़ा सा लीड करने की बजाय अगर आप फॉलो करें, जिनसे भी इंस्पायर होते हैं, अगर उन्हें लगातार सुनना और उनके बनाई हुई चीज़ों को या जिस तरीके से उन्होंने अचीव किया है उसे फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये साल आपके लिए भी अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। नंबर 5 बुध का नंबर है। आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड के ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी। बुध में बचपना बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है, टिकाव नहीं है। तो ये टिकाव अगर थोड़ा सा अगर आप इस साल ले आएँ तो यू कैन हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। नंबर 6 वीनस का नंबर है, और शुक्र को अगर शुक्र करना आ जाए, यानी कि ग्रैटिट्यूड अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो आपको जो ये जो मन में जो चहल पहल है ना, सुकून कहीं मिसिंग है, ये ट्रस्ट में ये सुकून आपको इस साल मिल सकता है। नंबर 7 है केतु का नंबर। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। आई पर्सनली कॉल नंबर 7 पीपल एज मिनी गूगल्स। आपको हर चीज़, हर तरीके की नॉलेज बटोरने की आदत है, पर इस साल आपको ये नॉलेज सिर्फ बटोरनी नहीं, ट्राई शेयरिंग इट। और जितना अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन रखेंगे आपको भी सुकून उतना ही ज़्यादा मिलेगा। नंबर 8 एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट नंबर 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है। बहुत लोग आपको ये भी डराएंगे कि सन एंड सैटर्न जो है वो एंटी पार्टीज़ हैं, इनकी बनती नहीं, पर हैं तो पिता और पुत्र का रिलेशनशिप। तो ऐसा ये साल नहीं है कि आपको तंग करने आया है, ये साल आपको कुछ नया सिखाने आया है। पिता जब सिखाते हैं तो थोड़े से स्ट्रिक्ट ज़रूर होते हैं, तो ये स्ट्रिक्टनेस को, ये डिसिप्लिन को अगर आप अपनी लाइफ में ले आएँ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेजिंग रिजल्ट्स आपको ना मिले। नंबर 9 है मार्स का नंबर, और सूर्य की बनती भी अच्छी खासी है, क्योंकि अगर सूर्य राजा है और राजा को सबसे ज़्यादा यकीन जो होगा वो 2 नंबर्स पे होगा, एक गुरु पर अपने और दूसरा अपने सेनापति पर। तो नंबर 9 सेनापति का है। अब मार्स आपके 2 रूप हैं। मार्स का कलर रेड है ना, रेड जो है वो हमें प्यार में, हार्ट में भी नज़र आता है और हमें गुस्से वाले इमोजी में भी नज़र आता है। तो दी ओनली एडवाइस फॉर यू इज़ गुस्सा थोड़ा कम, प्यार थोड़ा ज़्यादा, एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। वाओ, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। कितने हर किसी को, हर सारे नंबर्स के लोग खुश हैं और सबके लिए ये साल कुछ ना कुछ नई एस्पिरेशंस लेकर आ रहा है। एक चीज़ और है कि जब किसी का बर्थडे आता है तो लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल से होने लगते हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल होता है या सिर्फ साइकोलॉजिकल है कि अच्छा उसने मुझे विश नहीं किया तो बुरा लग गया, या ऐसे ही उस वक्त थोड़ा पैम्पर्ड होने का मन करता है, ऐसी फीलिंग होती कि हर कोई मुझे अच्छे से ट्रीट करे? तो बोथ, आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो इट्स लाइक अ सोलर रिटर्न।
कि आप जिस समय आप पैदा हुए थे तो सन जो है वो उस समय इस राशि में थे, तो वो सोलर रिटर्न है, इसलिए आप जब पैदा हुए थे तो मुस्कुराए कम थे, रोए पहले ज़्यादा थे। डॉक्टर ने भी रुला रुला के चेक किया था कि सब कुछ सही है कि नहीं। हाँ, हाँ, हाँ. तो इसलिए ये रोना थोड़ा जायज़ है। बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो जिन लोगों का समय ऑफ लेट बहुत अच्छा नहीं होता, कोई दशा ऐसी है जिसमें फाइनेंशियल क्रंच है, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, कोई इमोशनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस रहा है, तो वो हैवीनेस महसूस करते हैं जिन्होंने पास कुछ ईयर्स ऐसे देखे हों किसी दशा में। लेकिन जिनका आने वाला फेज़ ऐसा हो, उन्हें भी ये हैवीनेस आने से पहले पर जो है वो परेशान करती है। इसलिए जब भी बर्थडे आता है, आई ऑलवेज टेल द पीपल कि ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लो या नहीं लो, डू विजिट अ टेम्पल। आप मंदिर जाके, किसी भी धर्म स्थल में, आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी धार्मिक स्थल पे माथा ज़रूर टेक कराओ। अच्छा. होता क्या है, बहुत बार जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड जगहें होती हैं, द मोमेंट यू गो देयर यू स्टार्ट ये आपके जो आंसू हैं ना वो बहने शुरू हो जाते हैं, और वो सबसे बड़ा सिग्नल है अपने आप को जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे रिलीज़ करने के लिए। तो ये साल की शुरुआत अक्सर लोग लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, इससे करते हैं, और बहुत लोगों को शायद समझ भी नहीं आएगी कि मैं कह रही हूँ, पर मेरे कहीं पे एक बार ट्राई करके देखना, साल बहुत अच्छा रहेगा आपके हाँ, लिए। नए साल पे ये ट्रेंड आ गया है कि लोग 31st को इतनी पार्टी कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में आपका जो 1 जनवरी पहला दिन होता है वो बिल्कुल इधर उधर कहीं हैंगओवर के साथ शुरू होता है। जी। तो क्या करना चाहिए कि नए साल का किस तरह से स्वागत करना चाहिए? अगर आप, जैसे मैंने कहा, जिंदगी ने बहुत मौके दिए हैं, हर साल हमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम इस साल की नई शुरुआत कर सकें। आपका बर्थडे भी एक उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है। तो नए साल की अपनी जो शुरुआत है वो डेफिनेटली आपको जो है वो ईश्वर से होनी चाहिए, बिकॉज हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन जो किया है वो उन्होंने किया है, उन्होंने उसे स्टैम्प करके भेजा है कि आप जाएं और इस धरती पर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सेकंड, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको ये दिन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बिताना चाहिए। मेरे परिवार में आज तक बर्थडे जो है स्पेशल डे आई सेलिब्रेटेड विद माई फैमिली, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे या कभी और हम सेलिब्रेशंस जो है वो कर सकते हैं, पर फैमिली के साथ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ईश्वर ने, अगर हम आंखें बंद करके सोचे ना नीति जी, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ दिया है। दिस इज़ द टाइम, स्पेशली बर्थडे पर ही अगर आप सोचें कि एक ग्रैटिट्यूड के तौर पर आप कुछ भी किसी के लिए करके देखेंगे ना, वो सुकून आपको डेफिनेटली उसी दिन महसूस भी होगा। वो बहुत सी चीज़ें हैं, आप किसी की एजुकेशन फ़ंड करना चाहें, किसी ज़रूरतमंद को कम से कम एक टाइम का खाना खिला दें, आप किसी ब्लाइंड स्कूल में जो है वो हुआएँ, आप जो है वो किसी की शादी के लिए कंट्रीब्यूट कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो करेंगे आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी करने से ही, और कोई ब्लॉकेज भी खुलता है। अच्छा, एंजल नंबर का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में? जैसे किसी को बार बार 111 या 4 बार 1 या इस तरह के बार बार कुछ दिखते हैं, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? एंजल नंबर्स वेस्टर्न तरीके से समझें तो या वेस्टर्न तरीके से, या फिर हम उसको सिर्फ नंबर्स ना लेकर हम लोग शकुन शास्त्र के अंदर भी कुछ सिग्नल्स जो है वो लेते हैं। तो अगर वेस्टर्न तरीके से समझें तो हम ये कहें कि यूनिवर्स की ओर से कुछ सिग्नल्स आपको मिलते हैं, जो बार बार आपको नंबर्स दिखेंगे, वो आपको लाइफ में कुछ सिखाना चाहते हैं। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे वो मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी नंबर 1 जो है वो बार बार दिख रहा हो, या कोई ऐसी सीरीज़ जिसका टोटल 1 आ रहा हो, तो वो कोई फ्रेश बिगिनिंग्स की ओर इशारा करता है। नंबर 2 जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की ओर इशारा कर रहा होता है। नंबर 3 उन लोगों को ज़्यादा नज़र आएगा जो अपने आप में सॉलिट्यूड कहीं ना कहीं वो लेते जा रहे हैं, अकेलापन जो है वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है कि आप मर्ज विद द ग्रुप, थोड़ा सा सोशलाइज कीजिए, उनके लिए है। नंबर 4 कभी भी उनको नज़र आ रहा हो, 444 हो, 4 हो या 40 हो, किसी भी तरीके से घड़ी में आपने देखा आपको 4 बजे हुए नज़र आए हैं, वो तब नज़र आएगा जब आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे, क्योंकि नंबर 4 जो है वो ऑर्गेनाइज होने का नंबर है। नंबर 5 जो है वो बड़ा ट्रिकी नंबर है। कई बार जो लोग बोलते ज़्यादा हैं उनके लिए वो सिग्नल होता है कि कम बोलो, और जो लोग नहीं बोलते उनके लिए एक्सप्रेशन का नंबर बन जाता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो नंबर 5 कैसे नज़र आ रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 6 जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट वाली सिचुएशंस चल रही हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप से ओवर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नंबर 6 से जुड़ी हुई आपको नज़र आएंगी। अब वो किसी भी शेप में आपको 6 जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होते हैं, ये नंबर आता ही तब है।
अक्सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि नंबर 7 से जुड़े हुई जब आपको डिजिट्स ज़्यादातर नज़र आना शुरू हो जाएं तो एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है जब आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो हो सकता है कि वेशभूषा से, अपने अटायर से वो गुरु ना लगे, पर आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी कोई डीप लेसन आपको सिखा कर जाते हैं। नंबर 8 जो है वो आपकी स्पीड को स्लो करने आएगा। इट्स लाइक कि आप स्पीड पे कार चला रहे हैं और आपके आगे जो है अब लगातार बैरियर्स, हम्प्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। वहीं नंबर 9 आपको एनर्जेटिक बनाने आएगा। कई बार होता है ना, हमारा कुछ करने को मन नहीं करता, लेकिन हमें घर वाले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो चलना ही चलना है, ये तो करना ही करना है। तो नंबर 9 हमेशा आपकी एनर्जी को बढ़ाने आएगा। वाओ, कितने अच्छे से आपने सारी चीज़ें पूरी क्लैरिटी के साथ बता दी। अच्छा मनीषा जी, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट भी हैं, तो जब आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है तो अगर आप तीनों तरह से देखें तो क्या अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं या वो अलाइंड होते हैं? हर तरह से यूनिवर्स जो है आपको एक ही मैसेज दे रहा है, अगर मतलब ख़राब टाइम है या अभी जॉब में अच्छा टाइम नहीं है, तो क्या तीनों तरह से सेम प्रेडिक्शन आती है? कभी आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया? मुझे लगता है तीनों चीज़ें सीखने का फ़ायदा ये है कि आप उतना श्योरिटी से अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों जगह से सेम सिग्नल्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे, सेम आंसर्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। टैरो वर्क्स रियली वेल फॉर पीपल जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। अच्छा। बहुत बार लोग आपसे सवाल करेंगे कि घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उनकी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, तो वो आप टैरो से बहुत अच्छा जवाब जो है वो दे सकते हैं। रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे जाते थे तो हाँ, तो इंस्टेंट जो आंसर्स हमें चाहिए जब हमें कोई डिटेल्स नहीं पता हो तो ये बहुत अच्छा चलता है। अदरवाइज होररी वर्क्स वेरी वेल, प्रश्न कुंडली वर्क्स वेरी वेल। तो जिस समय जो है वो आपके पास कोई कॉल आया है उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स उससे आते हैं। वाह। तो अच्छा, जैसे करवा चौथ आता है या रक्षाबंधन आता है तो अभी तो इतनी मार्केटिंग हो गई कि उसको सिर्फ गिफ्ट्स का त्यौहार बना दिया है कि सास बहू को ये देगी, हस्बैंड ने जब तक गिफ्ट नहीं दिया, हीरो का हार नहीं दिया तो वाइफ तो नाराज ही हो जाती है प्यार कम है। तो उसको किस तरह से आप अगर एस्ट्रोलॉजी के वाइज देखें तो ये क्या ट्रेडिशन था और अभी क्या बन गया है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली से ज़्यादा मुझे लगता है कि जितनी फास्ट जिंदगियां बदल रही हैं ना, त्यौहार भी बदलते जा रहे हैं, त्यौहार की सैंक्टिटी कहीं ना कहीं कम होने शुरू हो गई है। त्यौहार क्यों मनाया जा रहा था? मनाया जा रहा था कि पति की लंबी आयु हो, मेरा सुहाग बना रहे। मेजरली ये इस तरीके से कहानियां जो है वो शुरू हुई थी, ये कथाएं जो हम पढ़ते हैं। अब ज़बरदस्ती हो गया है कि क्या तुम्हारी उम्र ही लंबी होनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ, तुम मेरे लिए क्यों नहीं रख रहे? हस्बैंड्स भी रखते हैं फिर, राइट। ये वो चीज़ें क्यों नहीं है? तो बेसिकली करवा चौथ हमारे यहाँ सिर्फ नॉर्थ का, मेजरली हम बात करें तो नॉर्थ में मनाने वाला त्यौहार है। थैंक्स टू बॉलीवुड अब पैन इंडिया अक्रॉस ग्लोब भी जो है मनाया जा रहा है। ऐसे ही साउथ में अगर हम बात करें, आंध्रा में आई थिंक जो है वो कार्डेनुम है, बहुत सारे और त्यौहार हैं जो हम वट्स अमावस जो है, जो भी आपके सुहाग के लिए मनाए जाते हैं। ओवर द पीरियड जो चीज़ चेंज हो रही है, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग इट, मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता, बिकॉज हमने उसे ना उसको, जैसे मैंने बोला, राहु की तरह अटैच कर दिया, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स अपनी अटैच कर दिए कि मुझे तो नया गिफ्ट मिलना ही चाहिए था। मैंने एक दिन बड़े मजाक में ना घर पे ये बात की थी और मेरे फादर इन लॉ ने बड़ी अच्छे तरीके से बोला। मैंने कहा क्यों मुझे मम्मी को सूट देना है और क्यों मम्मी को मुझे देना है? हम अपनी पसंद का ले तो रहे हैं कि ये क्यों त्योहार ये वाला बनाया, ये रस्म ही क्यों है? तो उन्होंने बोला कि ये रस्म इसलिए बनाई गई थी कि आप जो है वो इस बहाने लेडीज़ के कपड़े बन जाते थे, क्योंकि तब इतनी आज़ादी नहीं थी कि लेडीज़ खुद जाकर अपनी सिलेक्शन करें। घर में कोई आ गया, कोई त्यौहार है, कोई शादी है, तो उनकी खरीदारी हो गई। अदरवाइज़ क्या होता था कि इन त्योहारों के बदले कुछ मायके से आया, कुछ ससुराल से आया, कुछ तुमने दिया, कुछ मैंने लिया, तो इस बहाने आपके नए कपड़े बन जाते थे। अब वो बोलते हैं कि अब तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो आपकी थेरेपी शॉपिंग होती है। आज मूड खराब है तो चलो मिंत्रा खोलो, आज जो है वो मूड अच्छा नहीं है तो बाहर जाके खरीदो, पार्टी है तो खरीदो, शादी है तो खरीदो, आज की हर ओकेजन के लिए यू आर जस्ट शॉपिंग। तो वो त्योहार कहीं ना कहीं उसका जो एसेंस था वो मिस हो गया हमें। आप ये देखो, जब हम पूजा भी करने जाते हैं, इफ यू लुक एट इट, तो लोग सेल्फीज लेने में ज्यादा बिजी होते हैं। एग्जैक्टली, मंदिर में वो भगवान के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं रादर देन वो आगे। तो वो जो 5-7 मिनट जो कथा में लगने हैं, वहां पे भी ध्यान अब नहीं लग पा रहा है। वो लाइंस में खड़े होते हैं तो वो सोचते कि किस तरह से वो लाइन जंप करके और आगे पहुंच जाएं, रादर देन कि वो
भगवान को उतनी देर तक याद करे, तो जी। ये सब। अच्छा, एक चीज़ और चेंज आई है, महिलाओं में बहुत एग्रेशन आ गया है, तो ये क्या कुछ ये ऐसे ग्रह नक्षत्र बने हैं या फिर क्या रीज़न आपको लगता है कि ये प्लानिटरी ट्रांजिट्स तो हैं ही, और कुछ जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कि जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनका जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सबकी लाइफ में चेंजेस लेकर आता है। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसे बैठे। अच्छा, क्योंकि जब वो ट्रांजिट होगा, कोई चीज़ मास लेवल पर अगर अफेक्ट कर रही है, कोविड आया, बहुत लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, पर बहुत लोग कर भी गए, तो आपकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। उस वक्त के ट्रांजिट्स तो अच्छे नहीं थे, इसीलिए हेल्थ का इतना बड़ा जो है कंसर्न उस वक्त अराइज हुआ। तो उसी तरीके से अब जो है वो मुझे लगता है कि मेजरली बिकॉज हम लोग ना बहुत चीज़ें सुनते जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि मेरी खुशी इतनी इम्पॉर्टेंट है, उस चक्कर में हमने बाकियों की खुशी की बलि देनी शुरू कर दी। तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ लेडीज़ नहीं बट एनीथिंग, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो इट कैन बी वे, तो इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट ओवरऑल जो है वो मुझे लगता है कि लोगों में विद टाइम पेशेंस कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया भी इसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आप बस ऑन ही करें तो एक पॉपअप होके ऐड ऐसा आ जाएगा कि अब तक आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको कोई नहीं समझ रहा है, तो आप एक वैसे ही एक सेल्फ उसमें मोड पे चले जाते हो, सेल्फ पिटी मोड पे कि मुझे तो कोई नहीं समझ रहा है। तो एक देखिए दोनों तीनों बातें जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, एंड आई एम सॉरी द पीपल हु मे फील बैड। मुझे लगता है कि अगर सब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर एंड बीइंग सेल्फिश। वो थिन लाइन की डेफिनेशन किसी को नहीं पता, सब इधर या इधर वाइब्रेट ही होते हुए कंफ्यूज हो चुके हैं। बट होता क्या है कि अगर सब अपने बारे में ही सोचे तो फिर किसी और के बारे में कोई सोचेगा कैसे। दैट इज़ वन रीज़न कि अकेलापन, लोनलीनेस हैज़ बिकम द बिगेस्ट थिंग टुडे। और हर इंसान, आप जिससे भी बात करो, उसमें अकेलापन है। कारण कुछ भी हो, कुछ अपनों से, कुछ सपनों से, कुछ बातों से, कुछ जज्बातों से, कुछ हालातों से, कुछ विश्वासघातों से, कुछ जो है वो यादों से और कुछ इरादों से। अकेले जो है वो धीरे धीरे सब होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कनेक्टेड दिखते हैं, लेकिन वैसे अगर अंदर से देखें तो एक खालीपन। मैं ना एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, पर्सनल है पर मेरे दिल के बहुत करीब है। सो वी लॉस्ट माई फादर इन लॉ इन कोविड। लेकिन उससे पहले हम जब भी डिनर टेबल पे बैठते तो जैसे वो घर के बड़े होते हैं ना कि कोई बात शुरू करते हैं आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए, पर उस टाइम आपको वो लेक्चर लग रही होती है। हाँ। तो ज़िंदगी में अब समझ आती है। वो मुझे हमें ना एक बात कहा करते थे कि इफ़ आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट क्वेश्चन टुडे कि इफ़ गिवन अ चांस वुड यू वॉन्ट टू सिट इन अ फरारी और अ बस, तो क्या जवाब है आपका? फरारी। सबका, हमारा भी यही था। अब सेकंड चॉइस जो हमें वो देते थे कि फरारी भी तुम्हारी, बस भी तुम्हारी, बस में बैठे हुए लोगों की चॉइस भी तुम्हारी, तो अब आप क्या चूज़ करना चाहोगे? बस अपनी पसंद के लोगों के साथ। लेकिन ये अगर आप यहाँ पूछेंगे हाँ। तो लोग जो है वो कहेंगे फरारी। तो वो जो बात हमें, जो लेसन हमेशा सिखाते थे वो ये कि इफ़ यू वांट टू सिट इन अ फरारी तो सिर्फ एक ही चॉइस है कि एक ही शख्स आपके साथ बैठ सकता है, क्योंकि फरारी में सिर्फ 2 सीट्स हैं। लेकिन जब आप बस में बैठते हैं, अपने पसंदीदा लोगों के साथ बैठते हैं, देन यू बिल्ड मेमोरीज, यू बिल्ड लाइफ। उसमें बस में सबसे बड़ी शिक्षा क्या है कि लोग बस से उतरेंगे भी, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को भूख लगी है, किसी को नींद आई है, बट यू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट कि ये मेरे साथ है, सफ़र तो हम इकट्ठा कर रहे हैं। और असल ज़िंदगी का पता तब चलता है जब आप अपने लास्ट फ्यू इयर्स में पहुंच जाते हो। यू स्टार्ट सीइंग कि मैंने लाइफ में कौन लोग कमाए हैं। तो जो आप सक्सेस कहते हो आज के समय में, वो सक्सेस पैसा, स्टेटस, रुतबा सब मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास फरारी होगी, बहुत कम लोग हैं जो खुद के लिए फरारी कमाना चाहते हैं। आज के समय में बहुत लोग लोगों को दिखाने के लिए फरारी कमाना चाहते हैं कि सी आई हैव मेड इट बिग इन लाइफ। बट द ट्रूथ इज़, जो बहुत से लोग शायद नहीं मानेंगे, ट्रूथ इज़ द पीपल हु मेड बिग इन लाइफ आर द पीपल जिन्होंने ये बस का सफ़र जो है वो किया है, जिनके साथ अपने लोग हैं। राइट। बहुत अच्छी आपने सीख दी, समझ दी इस डिस्कशन के थ्रू। थैंक यू सो मच मनीषा जी आने के लिए और इतने अच्छे अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। आई होप कि लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, देर से आएँ लेकिन आ जाएँ तो शायद वो उनकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियों के कुछ पल और बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों की अगर इम्पोर्टेंस, एक अच्छी सी बस में वो अपनी फैमिली और डियर वंस के साथ अच्छा सा हॉलीडे प्लान कर सकेंगे और अच्छे मोमेंट्स बना सकेंगे।
सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आप भी ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार।